हाय गाइस, वेलकम यू इन माय चैनल। आज हम वर्ल्ड मैप की अपनी 10th क्लास पढ़ेंगे, जिसमें कि आज हम लोग अपने एशिया के कुछ ईस्टर्न नेशन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि जापान हो गए, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और जापान का जो हिरोशिमा और नागासाकी वाला केस स्टडी है उस पर थोड़ा ब्रीफ में जानेंगे। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं। अगर आपको इसमें कुछ भी इफ़ेक्टिव लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की शुरुआत हम कल के क्वेश्चन से करेंगे। जैसा कि हमारा कल का पहला क्वेश्चन था, विच मिलिटेंट ग्रुप एक्टिव इन श्रीलंका एंड इन विच रीजन। तो जाहिर सी बात है, श्रीलंका में LTTE ग्रुप एक्टिव था, जो कि किस पार्ट पे था? नॉर्दर्न पार्ट में। नॉर्दर्न पार्ट क्या कहलाता है श्रीलंका का? जाफना रीजन। जाफना, JAFANA, जाफना रीजन। और श्रीलंका का अगर नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट पूछे तो पॉइंट पेड्रो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा कल का, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, जो कि लगभग सब लोग सोचते हैं कि हमारा स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया है, जो कि ऐसा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट का ही एक कंट्री है जिसका एरिया सबसे बड़ा है, तो इसीलिए ऑस्ट्रेलिया नाम से उस कॉन्टिनेंट को पुकारते हैं। हालांकि स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट का नेम ओशिनिया है। कल के बस यही 2 क्वेश्चन थे। चलिए आज की हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, मंगोलिया, जो कि चाइना का नेबरिंग कंट्रीज है, गोबी डिजर्ट का कुछ पार्ट ये भी शेयर करता है। गोबी डिजर्ट का कुछ पार्ट चाइना में लाई करता है, कुछ पार्ट मंगोलिया रीजन में लाई करता है। मंगोलिया एक कैसा कंट्री है? लैंड लॉक, स्थल रुद्ध देश है, जिसको हिंदी में स्थल रुद्ध देश कहते हैं। और ये बफर कंट्री, ये देखिए एक नया टर्म आया है, बफर कंट्री। अब ये क्या होता है? बेसिकली बफर कंट्री हम उन देशों को कहते हैं जो देश किसी 2 बड़े देश के बीच में रहते हैं। जैसे कि हो गया मंगोलिया, नेपाल। नेपाल किन 2 देशों के बीच में है? भारत और रूस, ये 2 बड़े देशों के बीच में लाई करता है। और मंगोलिया चाइना और रसिया, नॉर्दर्न साइड से रसिया और सदर्न साइड से चाइना। तो इस तरीके से जो भी देश 2 देशों के बीच में लाई करता है, उन देश को हम बफर कंट्री कहते हैं। तो चलिए मंगोलिया के बारे में बस इतना सही था, लेकिन ये पॉइंट याद करते हुए चलिएगा। लैंडलॉक कंट्री है, गोबी डिजर्ट मंगोलिया में भी है, कुछ पार्ट गोबी डिजर्ट का मंगोलिया शेयर करता है। बफर कंट्री है मंगोलिया। और मंगोल्स के जो आक्रमण हम लोग अपने मेडिवल हिस्ट्री में पढ़ते हैं, ये वहीं के पीपल थे मंगोलिया। इनसे सभी लोग डरते थे, छोटी आंखों वाले रहते थे ये लोग, और सबसे क्रूर और निर्दयी थे मंगोलियंस। अब हम मंगोलिया के ही पास का एक कंट्री जो कि कजाकिस्तान, अब इसको पढ़ लेते हैं। इसके लगभग प्रॉपर्टीज़ फीचर्स उसी की तरह हैं। इसमें भी डिजर्ट है। इसमें कौन सा डिजर्ट है? स्टेपी डिजर्ट। कजाकिस्तान का स्टेपी डिजर्ट फेमस है, जो कि कजाकिस्तान जो कंट्री है ज़्यादातर ये रेगिस्तानी क्षेत्र है। और इसके बारे में हम क्यों पढ़ें? इसके बारे में एक और मेन पॉइंट है, जो कि ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट लैंडलॉक कंट्री है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है वर्ल्ड का लार्जेस्ट लैंडलॉक कंट्री कौन सा है? कजाकिस्तान। और सेकंड लार्जेस्ट मंगोलिया है, ये भी याद करते हुए चलना, इसीलिए दोनों को मैंने साथ में पढ़ाया। मंगोलिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री एंड कजाकिस्तान इज़ द फर्स्ट वर्ल्ड लार्जेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री। मंगोलिया में गोबी डिजर्ट पाया जाता है और कजाकिस्तान में स्टेपी डिजर्ट। चलिए अब चाइना के नेबरिंग कंट्री नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बारे में पढ़ते हैं। अब नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया ये एक पेनिनसुलर कंट्री है। कोरिया इज अ पेनिनसुलर कंट्री। पेनिनसुलर जैसा कि हम पिछले वीडियो में बता भी चुके हैं, पेनिनसुलर लैंड बॉडी विच इज़ सराउंडेड बाय 3 साइड्स ऑफ वाटर, जैसे इंडिया हो गया, मलेशिया हो गया, और ये आपको तीसरा ये बता दे रहा हूँ,
कोरिया हो गया, ये पेनिनसुलर कंट्री है। अब कोरिया को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। ये भी पिछली वीडियो में बता दिया था कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को 38th पैरेलल लाइन सेपरेट करती है। और नॉर्थ कोरिया के बारे में जानते हैं तो नॉर्थ कोरिया में डिक्टेटरशिप है। ये ज़्यादा डेवलप्ड नहीं, इसके कुछ ही क्षेत्र, कुछ ही पर्टिकुलर रीजन डेवलप्ड हैं जहाँ पर उन डिक्टेटर्स रहते हैं, किम जोंग उन, और उनके जो मिनिस्टर्स हैं, उनकी आर्मी या बेस हैं, बस वही थोड़ा सा डेवलप्ड है और कोई रीजन ज़्यादा डेवलप्ड नहीं। वहाँ पर ज़्यादातर सभी चीज़ों में बैन लगा हुआ है और ये रसिया और चाइना के फेवर में रहता है या इन दोनों देशों के द्वारा सपोर्ट किया जाता है। अब साउथ कोरिया की बात कर लें तो साउथ कोरिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ये वेल डेवलप्ड है और ये यूएसए के द्वारा सपोर्ट किया जाता है। दोनों कैपिटल, तो नॉर्थ कोरिया की कैपिटल है प्योंगयांग है और साउथ कोरिया कैपिटल है सियोल। तो इन दोनों के बारे में बस इतना ही था। चलते हैं जापान की ओर। जापान किस तरफ है? ईस्टर्न साइड ऑफ कोरिया और ईस्टर्न मोस्ट कंट्री भी है जापान। इसको ही उगता सूरज का देश कहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि सबसे पहले सूर्य की किरण जापान में पड़ती है। ये ईस्टर्न कंट्री है। और जापान के बारे में कहा जाता है कि ये 3900 छोटे और बड़े द्वीपों से मिलकर बना हुआ है। तो लगभग 3900 छोटे बड़े द्वीपों से मिल के बना हुआ। अब इसके जो बड़े 4 मेजर आइलैंड ग्रुप हैं उनके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहला ये मेजर आइलैंड ग्रुप होक्काइडो, सेकेंड वन इज़ होन्शु, थर्ड वन इज़ शिकोकू एंड फोर्थ वन इज़ क्यूशू। ये 4 हमें याद करते हुए चलना है। फर्स्ट वन इज़ होक्काइडो, सेकेंड वन इज़ होन्शु, थर्ड वन इज़ शिकोकू एंड फोर्थ वन इज़ क्यूशू। अब अक्सर ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि जापान की कैपिटल किस आइलैंड में लाई करती है। तो जापान की कैपिटल जो कि टोक्यो है, ये होन्शु आइलैंड में लाई करती है। मैंने ऐसे 2-3 कंट्री बताए हैं जिनकी कैपिटल किसी न किसी आइलैंड में लाई करती है। जैसे कि फिलीपींस की कैपिटल मनीला किस आइलैंड में लाई करती है? लुजोन में। और हम बताए थे इंडोनेशिया की कैपिटल जो कि जकार्ता किस आइलैंड में लाई करती? जावा में। ये आप लोगों को याद करते हुए चलना है। और ओसाका ये फेमस सिटी है जापान का। क्योटो ये भी। हिरोशिमा जो कि होन्शु आइलैंड में पड़ता है। नागासाकी ये क्यूशू आइलैंड में। ये सब आपको याद करते हुए चलना है। और ये देख रहे होंगे ये स्ट्रेट है, जल संधि और जल मार्ग है। इस तरफ जापान सी है, ईस्ट जापान सी कह रहा हूँ, ये जापान सी है और इस तरफ है पैसिफिक ओशियन और जापान सी को कौन सी स्ट्रेट जोड़ती है? इसको कहते हैं सुगारू स्ट्रेट। क्या कहते हैं? सुगारू स्ट्रेट। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो लार्जेस्ट आइलैंड जापान का कौन सा है? होन्शु आइलैंड। होन्शु आइलैंड इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड। जापान की कैपिटल किस आइलैंड में है? होन्शु आइलैंड में, जो कि टोक्यो है। जापान का मैनचेस्टर सिटी किसे कहा जाता है? ओसाका को जापान का मैनचेस्टर सिटी कहा जाता है। और होन्शु आइलैंड किस लिए फेमस है? पेट्रोल के लिए। लार्जेस्ट आइलैंड भी है। अब जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि मैनचेस्टर सिटी ओसाका को कहते हैं। तो मैनचेस्टर होता क्या है? मैनचेस्टर हम लोग इंग्लैंड का एक सिटी है मैनचेस्टर नाम का। वहाँ पे सबसे ज़्यादा कपड़ा का व्यापार होता था। सबसे ज़्यादा टेक्सटाइल मिल्स वहीं पे खुली थी। तो उसी की देखी सीखा में सभी कंट्री में जहाँ पर जिस रीजन में सबसे ज़्यादा टेक्सटाइल मिल होती हैं जिस सिटी में, तो उस सिटी को, उस कंट्री का पर्टिकुलर हम मैनचेस्टर बता देते हैं। जैसे भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद है। उत्तर भारत का अगर मैनचेस्टर पूछें तो कानपुर है। जापान का मैनचेस्टर इसी बेसिस पे ओसाका को कहते हैं। चलिए ये देखिए सुगारू स्ट्रेट जो कि आपको बता चुके हैं। ये क्या है? जापान सी और पैसिफिक ओशियन को जोड़ता है। ये किन दो आइलैंड के बीच में? होन्शु एंड होक्काइडो। ये 2 आइलैंड के बीच में ये सुगारू स्ट्रेट है।
ये आप लोगों को याद करते हुए चलना है। स्ट्रेट ऑफ मलक्का किन दो आइलैंड के बीच में है? मलेशिया और इंडोनेशिया। ये याद करते हुए चलना है आप लोगों को। अब केस स्टडी नागासाकी और हिरोशिमा के बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे, नागासाकी और हिरोशिमा का नाम सुनते ही आप लोगों को परमाणु बम की का याद आती है। अब हिरोशिमा में परमाणु बम 6 अगस्त 1945 जो कि वर्ल्ड वार सेकेंड के दौरान गिराया गया था, और नागासाकी में 9 अगस्त 1945। आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं 9 और 9 और 6 H, तो आप एक को याद कर लीजिए। N से 9 होता है तो 9 अगस्त को नागासाकी में गिराया गया था, तो 6 अगस्त को हिरोशिमा में। अब सबसे पहले जहाँ गिराया गया था उसमें मान लिए जो सबसे पहले आता है वो छोटा होता है, बाद वाले को हम बड़ा कह देते हैं धीरे धीरे तक, तो इसलिए हम कह देते हैं कि ये लिटिल बॉय यहाँ पर गिराया गया था, यहाँ पर फैट मैन। जो एटॉमिक बम के नाम थे, यहाँ पर लिटिल बॉय था और यहाँ पर फैट मैन। अब ये किस बॉम्बर से गिराया गया था? B-52 नामक एक बॉम्बर है जो कि अब भी है अमेरिका में। इसी बॉम्बर ने वियतनाम पे तबाही मचाई थी। वियतनाम में भी अमेरिका ने बम गिराए थे ना, तो इसी बॉम्बर से ही गिराए थे, यही बॉम्बर है। अब ये भी पूछ लेता हिरोशिमा किस आइलैंड में है, तो H से हिरोशिमा, H से होन्शु आइलैंड। एक का याद हो जाएगा, दूसरा आपको तुरंत कन्फ्यूजन होनी ही नहीं है। क्यूशू आइलैंड पे, क्यूशू आइलैंड पे नागासाकी है और होन्शु आइलैंड पे हिरोशिमा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अमेरिका ने वहाँ पर बम क्यों गिराया, ये भी एक बड़ा रीज़न है। तो ऐसा कहा जाता है कि USA का जो एक नेवल बेस है, USA की नौसेना, आर्मी, थल सेना ज़्यादातर सभी हवाई आइलैंड है जो कि ईस्टर्न साइड ऑफ जापान में सिचुएटेड है, और नॉर्थ और अमेरिका के वेस्टर्न साइड में है। तो वहाँ पर अमेरिका ने अपनी आर्मी बेस और नेवल बेस बनाए रखी थी। तो जापान ने अपने को सुप्रीम साबित करने के लिए वर्ल्ड वार सेकेंड में जापान ने वहाँ पर पूरी उनकी नेवल बेस को डिस्ट्रॉय कर दिया। लगभग 200 फाइटर प्लेन और 2000 से 3000 लोग मारे गए थे इस बम्बार्डिंग में। इसी के काउंटर में अमेरिका ने बम गिराया। बम गिराने का ये भी रीज़न था कि उसी समय अमेरिका के साइंटिस्ट ने परमाणु बम की खोज की थी और उनको टेस्ट भी करना था, तो इस तरीके से भी उन लोगों ने गिरा दिया। और उस समय जर्मनी और जापान यही दो सबसे पावरफुल कंट्री थे। फिर उसके बाद से अमेरिका और रसिया हो गए जब से बम गिर गया। तब ये आलम है कि जापान की प्रोटेक्शन, सुरक्षा की जिम्मेदारी अमेरिका लेता है। क्यों? क्योंकि जापान ने संधि की थी कि अब वो कोई आर्मी नहीं रखेगा अपने प्रोटेक्शन के लिए, और वो कभी भी किसी देश से युद्ध नहीं करना चाहेगा। अगर उसकी कोई देश रक्षा करना चाहता है तो वो आगे आए। तो कोल्ड वार तो चल ही रहा था, जिसके चलते अमेरिका ने जापान की प्रोटेक्शन की। अब अमेरिका की आर्मी जापान में ही रहती है और वहीं पे अपना बेस बनाए हुए है, जिससे कि अमेरिका को इससे दो फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा तो अमेरिका को बेस बनाने को मिल गया, अपना नेवल बेस जापान में, और इससे वो रूस को, चाइना को, इन दो बड़े बड़े कंट्रियों को वहाँ से काउंटर कर सकता है। तो ये अमेरिका के भी फ़ायदे हैं कुछ। अब हम जान लेते हैं अमेरिका क्या एटॉमिक बम क्या होता है। एटॉमिक बम को अगर बस समझें तो बस वो इतना सा ही है कि एटॉमिक बम इज़ नथिंग बट द कैरियर ऑफ हार्मफुल रेडिएशन। अब इसमें सोचते हैं लोग, झुलस के मरते हैं। हाँ, सर्टेन रीजन में बहुत तबाही होती है, लेकिन उसके बाद जो तबाही होती है वो धीरे धीरे शुरू होती है, वो टाइम के साथ साथ घातक होती जाती है। तो वो किसकी वजह से? वो रेडिएशन की वजह से। तो एटॉमिक बम इज़ नथिंग बट द कैरियर ऑफ हार्मफुल रेडिएशन। अब बचा कैसे जा सकता है? तो बोरिक एसिड और ओनियन ये बेस्ट एब्जॉर्बेंट है, ये बेस्ट एब्जॉर्बेंट है एटॉमिक रेडिएशन के। चलिए अब थोड़ा जान लेते हैं एशिया का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? शंघाई को, जो कि कहाँ पर सिचुएटेड है? ये चाइना में है। चाइना का डेवलप्ड सिटी भी है ये। अब अगर कहें ईस्टर्न मैनचेस्टर ऑफ वर्ल्ड,
वर्ल्ड का ईस्ट मानचेस्टर क्या है? वर्ल्ड का ईस्टर्न कंट्री कौन सा है? जापान। और जापान का मानचेस्टर क्या है? ओसाका है। तो इसलिए ईस्टर्न मानचेस्टर ऑफ द वर्ल्ड ओसाका कह देते हैं। अब ग्रुप ऑफ एशियन टाइगर कंट्रीज, अब ये क्या होते हैं? अब जैसे बताया नहीं जाता कि टाइगर बाघ सबसे तेज़ दौड़ता है, सबसे फुर्तीला, सबसे वेल डेवलप्ड एकदम एनिमल में होता है। तो इन्हीं में से ये 4 जो सिटी हैं, सॉरी यहाँ पर कंट्रीज़ लिख दिया है, ये 4 सिटी हैं एक तरीके से, सिटी भी हैं और कंट्री भी हैं, सिटी कहो या कंट्री भी कहो। तो ये इमर्जिंग और वेल डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, साउथ कोरिया, ताइवान, हांगकांग और सिंगापुर। ये 4 कंट्री एंड सिटी हैं जो कि वेल डेवलप्ड है। साउथ कोरिया, ताइवान, हांगकांग, सिंगापुर। अब सिटी क्यों कह रहे हैं? और कंट्री कौन कौन सी हैं? सिंगापुर कंट्री है, ताइवान एक आइलैंड है, साउथ कोरिया एक कंट्री है, हांगकांग सिटी है। पहले कंट्री था लेकिन अब चाइना ने इसको इलीगली अपने टेरिटरी में ले आया है, तो इसको एक कंट्री, ये सिटी भी है एक तरीके से और अपने को ये कंट्री मानता है। हांगकांग को चाइना 1997 में ब्रिटिश टेरिटरी से अपनी टेरिटरी में ले आया था। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और कल के लिए कुछ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, कोल्डेस्ट रीजन ऑफ द अर्थ, अर्थ का सबसे कोल्डेस्ट रीजन क्या है? ओशियन नोन एज हिडन ओशियन। और थर्ड वन इज लार्जेस्ट रिवर ऑफ श्रीलंका। फोर्थ वन इज तक्षशिला यूनिवर्सिटी सिचुएटेड एट इन विच सिटी एंड इन विच कंट्री। नेम द आइलैंड ग्रुप ऑफ ब्रिटिश इंडियन ओशियन टेरिटरी। ब्रिटिश इंडियन ओशियन टेरिटरी, ये आपको आइलैंड ग्रुप बताने हैं कौन कौन से हैं। चलिए धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।